जमाना सर पर दौड़ रहा है, हर कोई उससे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जीवन की इस आपाधापी में हर इंसान मुकम्मल मंजिल पाना चाहता है, सफलता चाहता है, कामयाबी चाहता है। इसमें बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। उन सफलता असफलता की झंझावात झेलना जो मनुष्य आगे बढ़ जाता है वही कामयाब इंसान कहलाता है, वही पहुंचता है शिखर पर। ऐसे ही शिखर पर पहुंचे लोगों की कहानी बयान करने, उनसे प्रेरणा लेने और कैसे हम संभाल सकते हैं अपने आप को, कैसे तरक्की करते हैं, कैसे साकार करते हैं अपने सपनों को और कैसे पहुंचते हैं शिखर पर, यही सारी जानकारी देने आज हम पहुंचे हैं अपने व्यवसाय के शिखर पर बैठी एक शख्सियत के पास। आप हैं मिस्टर मनीष बियानी जी। ही इज अ डायरेक्टर ऑफ बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड प्रोफेसर इन टोक्यो यूनिवर्सिटी। आज हम आपसे कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानना चाहेंगे जिनसे हमें कुछ प्रेरणा मिले, हमारे समाज को कुछ प्रेरणा स्रोत मिले और साथ ही साथ आपके जीवन की कुछ सुलझी और उलझी गुत्थियों से क्या हमें सीखने को मिल सकता है, हमारे समाज को क्या संदेश मिल सकता है, उन सब के बारे में आज हम आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपकी जीवन की सबसे पहली शुरुआत आपने कहाँ से की? जब से मैंने होश संभाला, मेरे को याद है वो समय, अभी इट वाज 1997। मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद मैंने टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। सो वो एक ऐसा मोमेंट था जिसने मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट दिया कि मैंने यहाँ के एजुकेशन को समझकर एक नई एजुकेशन की शुरुआत करी बाहर जाके। सो दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट इन माई लाइफ कि मैंने अपना नया जीवन वहाँ से शुरू किया। बियानी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भीड़ से अपने आप को अलग करने के लिए आपने सबसे पहला कदम क्या उठाया? जैसे मैंने भी आपको बताया कि जिस समय मैं यहाँ ग्रेजुएशन कर रहा था राजस्थान में, तो उस समय मेरे को इट वाज क्वाइट विजिबल कि यहाँ रह के कुछ नहीं हो सकता है। तो उस समय मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को कुछ अलग करना है, तो मेरे को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उस समय मैंने बाहर विदेशों में कई जगह अप्लाई किया और आई रिमेंबर कि मैंने 18 जगह अप्लाई किया था थ्रू आउट वर्ल्ड, और उनमें से 3 जगह पे मेरा सिलेक्शन हुआ। आफ्टर ग्रेजुएशन आई अप्लाइड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। तो टोक्यो यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरे को जापानी गवर्नमेंट से फेलोशिप अवेलेबल मिली और मैंने वहाँ 5 साल का कोर्स किया, जिसमें मैंने मास्टर कोर्स और PhD कंप्लीट किया। तो आपने ये जो शिक्षा ग्रहण की यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से और टोक्यो यूनिवर्सिटी से, तो किस सब्जेक्ट से आपने ये शिक्षा ग्रहण की? मेरा जो इंटरेस्ट था जापान जाने का वो ये था कि उस समय जापान, और अभी भी शायद जापान टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस कंट्री है, और फ्रॉम चाइल्डहुड मेरा टेक्नोलॉजी पे काफ़ी मेरा इंटरेस्ट है। और बायोलॉजी वाज मेरा बहुत अच्छा प्रिय सब्जेक्ट था, तो उसलिए मैंने जापान को सेलेक्ट किया और मैंने बायोटेक्नोलॉजी में अपना लाइफ जो है, मैंने अपने एजुकेशन लाइफ करियर था वो शुरू किया। ओके, तो अभी आप टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो बायो सब्जेक्ट में ही हैं? यस, एक्चुअली आई एम ए बायो इंजीनियरिंग। सो अभी मेरे पास वहाँ पूरी टीम है और मैं कई प्रोजेक्ट वहाँ रन कर रहा हूँ, और उसके साथ में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपने देश में, अपने होम टाउन में, और उसके लिए हमने यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट डेवलप किया है। इट वाज स्टार्टेड इन 2005 और पिछले 5 सालों में हमने यहाँ बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से एक गर्ल्स कॉलेज डेवलप किया है, क्योंकि जो हमारा विज़न था कि राजस्थान को कैसे डेवलप किया जाए, तो उसके लिए जो हमारा सिंबल है वो है वुमेन एम्पावरमेंट, कि किस तरह से वुमेन को एम्पावर किया जाए। तो उस मिशन को ध्यान में रखते हुए हमने वुमेन एजुकेशन के लिए एक बियानी गर्ल्स कॉलेज यहाँ इस्टेब्लिश किया 2005 में। और इसके पीछे जो हमारा प्रिंसिपल है वो सब हमें हमारे फादर से मिला है कि कितना एजुकेशन को अपने को इंटरेस्ट देना चाहिए और कितना एजुकेशन को आगे लेके जाना है। और इसमें जो हमारा सहयोग है, वी हैव ए कंबाइंड फैमिली एफर्ट्स। मेरे 2 बड़े भाई हैं, बड़ी भैया हैं। बड़े भैया श्री राजीव जी बियानी हैं और उनसे नीचे 2nd नंबर पर श्री संजय जी बियानी हैं और 3rd नंबर मेरा है। सो वी ऑल आर मेकिंग द कंट्रीब्यूशंस। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन राजीव जी का है, और
पिछले 5 सालों से हमने कॉलेज स्टार्ट किया है और आई वांट टू से कि हमने जो स्टार्ट किया वो इट वाज जस्ट 55 गर्ल्स इन द फर्स्ट सेशन एंड नाउ वी आर लीडिंग more than 1,600 students in our campus. It's a great achievement. Yeah, of course, everyone should appreciate for the effort. But जो effort है वो एक combined efforts है. तो ये बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जो आपने महिलाओं के लिए कॉलेज की जो नींव डाली, ये कब डाली आपने? ये 2005 में डाली थी। 2005 में, ओके। 2005 से लेके इन 5 वर्षों में आपने जितनी भी तरक्की की, कामयाबी की, आज सभी के सामने है। तो इस कामयाबी के बीच में बहुत सारी परेशानियां भी आई होंगी और बहुत सारी उलझनें भी आई होंगी। उन उलझनों को आपने कैसे सुलझाया? कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमको हमारे फादर से मिले हैं। उनमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए 4 पिलर की जरूरत होती है। तो उन 4 पिलर्स को मैं जो आपको बताना चाहूँगा उनमें से सबसे पहला पिलर है वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। दूसरा पिलर है हार्ड वर्किंग, मतलब वी शुड नेवर डिसअपॉइंट विद द फेलियर्स बिकॉज असफलता के बाद सफलता है। तो जो दूसरा पिलर मैं आपको बताऊंगा दैट इज द हार्ड वर्किंग। और तीसरा जो है वो है सकारात्मक सोच, दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हमेशा अपने को सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग। और चौथा है वो ऑफकोर्स जोश। आपके पास में जोश है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमको हमारे फादर से मिले हैं और इन बेसिक प्रिंसिपल्स के सारे हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल फेलियर्स और जो आप बोल रहे हैं संघर्ष, सबको तो अभी याद नहीं कर सकता मैं, लेकिन जो ये प्रिंसिपल्स हैं इनके एक अम्ब्रेला टाइप है। इस अम्ब्रेला के नीचे हम कितने भी संघर्ष हैं सबको हम क्रॉस करके आगे बढ़ सकते हैं। बड़ों का आशीर्वाद और Of course, अपने yeah, रूल्स को फॉलो। एक्चुअली बड़ों का आशीर्वाद, ये प्रिंसिपली बड़ों का आशीर्वाद है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। पीछे के जो संस्कार आप कह रहे हैं, आपके पिताजी का आपको बहुत सपोर्ट, आशीर्वाद जो रहा है और आपके बड़े भाइयों का जो आपके साथ सपोर्ट रहा है, उसी की वजह से आप इतनी कम उम्र में भी यहाँ आज इस कामयाबी के शिखर पर बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि आपने अपनी मंजिल पा ली है या फिर अभी दिल्ली दूर है? नहीं, मंजिल बहुत दूर है। आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन और मेरे ड्रीम्स बहुत ऊंचे हैं और उस ड्रीम्स का रास्ता भी बहुत क्लियर है, क्योंकि जो एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर ऑब्जेक्ट यदि आपके पास लाइफ में नहीं होगा तो यू कांट एक्सेस द वे। तो मंजिल ऑफ कोर्स अभी बहुत दूर है और मेरे को बहुत कुछ करना है। और मेरा जो मेन इंटरेस्ट है कि जो मैंने लास्ट 12 साल में जापान में रह के और बाहर विदेशों में रह के जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है उसको मैं ट्रांसफ़र करूं और यहाँ पे जितने भी युवा जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उनको एक गाइडेंस मिले, क्योंकि सब बाहर नहीं जा सकते हैं। तो क्या मैं कर सकता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है और जो मैं उनके लिए रास्ते बना सकता हूँ वो मैं यहाँ पे उनको दूँ, ताकि एक राजस्थान का एक डेवलपमेंट हो और सभी एक प्रॉपर डायरेक्शन में आगे बढ़ें। बिल्कुल, यंगस्टर्स के लिए वैसे भी आप इतनी कम उम्र में एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज से 10 साल बाद अपने आप को आप कहाँ स्टैंड करना चाहेंगे, कहाँ स्टैंड करेंगे? Well, as a scientist or as an engineer, of course my last dream is to get the Nobel Prize. But that is my personal opinion, my personal wishing. और मैं चाहूँगा कि आज जो राजस्थान की इमेज है, यदि हो सके तो 10 साल में वो बिल्कुल चेंज होए। आज जो लिटरेसी है वो आई थिंक 54% समथिंग है। और मेरा ये ड्रीम है कि राजस्थान की लिटरेसी एटलीस्ट इट शुड बी टच टू 80%। शायद यही उद्देश्य रहा होगा कि आपने महिलाओं के लिए यहाँ पर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से ये कॉलेज जो खोला गया है, शायद यही उद्देश्य रहा होगा कि आपने महिलाओं की उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनको मौका देने के लिए आपने ये कॉलेज खोला। बहुत ही अच्छा उद्देश्य है और आई होप कि ईश्वर का आशीर्वाद रहा और बड़े लोगों का साथ रहा तो आपको ये इस कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कहते हैं कि हर कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आपके साथ भी ऐसा है? श्योर, आई एग्री विथ योर ओपिनियन कि महिला, और ऑफ कोर्स मैं जो नाम देना चाहूँगा उनके लिए वो है माय रेस्पेक्टेड मदर, क्योंकि जो कुछ हमने सीखा है वो अपने मम्मी पापा से सीखा है। तो आज मम्मा हमारे साथ हैं और हर समय उनका प्रॉपर गाइडेंस रहता है
जब भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं हम बैठ के डिस्कस करते हैं और मम्मा हमको प्रॉपर्ली गाइड करती है। तो मैं मम्मा का नाम इसमें देना चाहूँगा कि मम्मा एक ऐसी शख्सियत है हमारी लाइफ में जो हमको हर मुश्किलों में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देती है। ओके, और आपकी शादी से जुड़ी कुछ बातें मैं जानना चाहूँगी। कैसी है आपकी संगिनी के साथ आपका जीवन का हमसफ़र, जो आपके जीवन के हमसफ़र हैं, कैसी गुजरती है आपकी उनके साथ में? आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैच करती है या नहीं करती है? किस तरह से चलाते हैं आप अपने जीवन का सफ़र? वेल, मैंने जो आपको बताया, जो मेरे 4 प्रिंसिपल्स हैं, वही मैं अपने लाइफ पार्टनर को हमेशा बताता हूँ। तो यदि लाइफ में अनुशासन है तो आई थिंक कि वहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ तो सकती वो है। फॉलो करती है? बिल्कुल, सी इज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग माय प्रिंसिपल्स। ओके, तो वो पहले से ही मतलब ये सोच के आई थी, माइंड मेकअप करके आई थी कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ उनके रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, या फिर मतलब वो आके चेंज हुई हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आने के बाद उनको अच्छा लगा, तो आई थिंक देन सी इज फॉलोइंग दैट थिंग्स। मनीष सर, एक बात और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी शादी कब हुई थी? इट वाज इन 2000, 21 नवंबर। 21 नवंबर 2000। ओके, तो क्या रहा आपकी इस शादी, मतलब लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? वेल, इट वाज अरेंज्ड एंड आई मस्ट से यू दैट शी इज द डिस्कवरी ऑफ माय फादर। ओके, तो आपके जो एंगेजमेंट और मतलब जो भी रुकाई होती है, अपने यहाँ राजस्थान में एक दस्तूर बोलते हैं जिसको, दस्तूर और शादी के बीच में जो भी गैप रहा होगा, एक थोड़ा सा समय दिया जाता है लड़का और लड़की को एक दूसरे को समझने के लिए, तो कभी आप मिले उनसे? Yeah, actually that time I was in Japan, so there was a period of 1 month between the engagement and the marriage. So I came here 1 month before the marriage. एक महीने पहले आया था, and then we met and we chat with each other. तो आपने एक बार की मुलाकात में ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब यही मेरी जीवन संगिनी बन सकती हैं और इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरी चॉइस या दूसरा ऑप्शन मैं रखना ही नहीं चाहूँगा? नहीं, उसके पहले एक बार फिर हमारी मुलाकात हुई थी 6 महीने पहले, जब मेरा एक विजिट हुआ था इंडिया में, तो उस समय हम मिले थे एक बार, और जो 6 महीने का पीरियड था उसमें हम लोग काफ़ी इंटरेक्ट हुए थे बाय लेटर्स। और ओके, लेटर्स। उस समय फ़ोन, मोबाइल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं था? ऑन फोन। ओके, तो अभी आपकी शादी को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, 2000 से लेकर अभी 2010, 10 साल गुजर चुके हैं। कैसी रही आपकी ये अंडरस्टैंडिंग और ये 10 साल का सफ़र? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन every time in married life, but what is good with me that my wife is always cooperating me. She is always trying to understand my principles and she is really trying to follow that. तो वो हमेशा मेरी चीज़ों को समझती रही है और फॉलो करती रही है, और आज मेरी वाइफ का भी जो मुकाम है वो काफ़ी आगे बढ़ गया है। नाउ सी एक्चुअली शी वाज बिफोर द फिजिशियन, बट नाउ शी हैज़ बिकम ए साइंटिस्ट एंड शी इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द ड्रग रिसर्च। सो उन्होंने काफ़ी अच्छा फॉलो किया मेरे को, और नाउ शी इज़ आल्सो ट्राइंग टू टच सम हाइट्स। ओके, तो ऐसा कोई सॉन्ग है जो आप अपनी वाइफ को डिवोट करना चाहेंगे? Yeah, there is one song which always remember me and which give me the memories कि उन्होंने एक्चुअली में शादी से पहले उन्होंने मेरे को एक कैसेट भेजी थी, और जैसे ही मैंने उस कैसेट को लगाया था, उसका जो पहला सॉन्ग था वो मेरे को हमेशा मेरे को याद रहता है कि दैट वाज अ मोमेंट, दैट सॉन्ग वाज लाइक एक प्यार का नगमा है। शोर फिल्म का? आई डोंट रिमेंबर द मूवी बट आई रिमेंबर द सॉन्ग। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ओके, तो आइए अब हम सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना जो आपने डिवोट किया है अपनी पत्नी को। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी
कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मनीष बियानी जी सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, चूँकि समय बहुत कम है और बहुत ही शॉर्ट में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे समाज को, और जो भी आप इतना मतलब आइडियल बन चुके हैं लोगों के लिए, एक रोल मॉडल की तरह लोगों यंगस्टर्स आपको फॉलो करना चाहते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे समाज और हमारे यंगस्टर्स को कि वो आपके इस मैसेज को फॉलो करें और शिखर पर एक दिन वो भी नज़र आए आपकी तरह? अभी तक जो मेरे को डिफरेंस लगा है इंडिया में और आउटसाइड इंडिया में, अपने पास जोश बहुत है, लेकिन जोश के साथ में यदि प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगा तो वो जोश कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो जो हमारा जो एक उद्देश्य है बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के पीछे, कि बच्चों को पूरा एक गाइडेंस दिया जाए, एक डायरेक्शन दिया जाए, सही डायरेक्शन में एजुकेशन में एक एजुकेशन सिस्टम दिया जाए ताकि वो अपने जोश को ट्रांसफॉर्म कर सके लाइफ में। तो मेरा ये मैसेज है सब यंग जनरेशन के लिए कि दो चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट इज जोश जो अपने में है ऑलरेडी, और दूसरा है गाइडेंस, डायरेक्शन जो है इम्पोर्टेंट है कि लाइफ में किस तरह से डायरेक्शन अपने को चाहिए। तो टेक ए राइट डायरेक्शन इन योर लाइफ एंड जस्ट गो स्ट्रेट, ऑलवेज सक्सेस विल बी देयर। और एक गाना है जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं चाहूँगा कि यंग जनरेशन को मैं इस समय वो सुनाया जाए, वो सैलाई, वो कुछ आई डोंट रिमेम्बर द मूवीज बट दैट वाज जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। रंगीन मौसम, ये खूबसूरत ज़माना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत ज़माना, अपने यही चार पल हैं, आगे है क्या किसने जाना, जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें तो हम मत वाले।
और अब हम मिलते हैं मिस्टर मनीष बियानी जी की धर्मपत्नी श्रीमती मधु बियानी जी से। कहते हैं कि ज़िंदगी के हम सफ़र, ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव में जो साथ देती है वो होती है पत्नी, हर कदम से कदम मिलाने वाली। तो देखते हैं क्या है इनकी अंडरस्टैंडिंग और क्या है इनकी सोच अपने पति मिस्टर मनीष बियानी जी के बारे में। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम शिखर पर में। मधु जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतने साल हो गए आपकी शादी को, अब तक आप कैसे समझ पाई उनको? हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं और जितना मैं अभी तक जान पाई हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनमें मैंने हमेशा एक सच्चा इंसान देखा है, जिसमें जिनके मन में हमेशा बड़ों के लिए सम्मान और छोटों के लिए प्यार है। इन 10 सालों में कई बार ऐसे मुकाम आए होंगे कि ज़िंदगी में बहुत बार मुसीबतों का सामना किया होगा, बहुत खुशियों के भी पल गुजरे होंगे। तो कैसे आपने कभी उनको हताश होते हुए, निराश होते हुए देखा है? नहीं, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सी डिफीट्स भी आई हैं, बहुत सी सक्सेस भी मिली है, लेकिन कभी उनको उस चीज़ के लिए परेशान होते हुए नहीं देखा है। हमेशा अपने आप को दोबारा मोटिवेट करके वो एक नए जोश के साथ आगे बढ़ने की सोचते हैं, हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ फिर अपने उस मिशन को पाने की सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा जब संघर्ष करता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है, परेशान हो जाता है, बहुत पजल्ड हो जाता है, तब आप उन्हें कैसे संभालती हैं? मैं हमेशा यही कहती हूँ कि असफलता के बाद सफलता ही मिलती है हमेशा, और ये उन्हीं का, वो खुद अपने आप में एक पॉजिटिव थिंकर हैं, तो मुझे कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कुछ बस एक प्यार के बोल जो हम बोलते हैं उससे उनको मोटिवेट करके आगे जोश के साथ फिर से एक नई कोशिश करने की मैं वही बात बोलती हूँ उनको कि कोशिश करते रहना चाहिए और कभी ना कभी हमको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। आज मनीष जी कामयाबी की इन बुलंदियों पर पहुँचे हैं, शिखर पर पहुँचे हैं, तो जब उन्होंने अपना ये सफ़र शुरू किया था आपके साथ में, तब में और अब में आप कोई अंतर महसूस करती हैं? देखिए, समय के साथ परिवर्तन तो आते हैं, और जब ये एक नीचे से ऊपर की ओर पहुँचे हैं तो स्वाभाविक है परिवर्तन आएंगे, लेकिन ये परिवर्तन एक अच्छे सेंस में ले सकते हैं कि हमेशा इन्होंने जैसे जितने ऊंचे शिखर पे पहुँचे तो हमेशा ही दूसरों के बारे में सोचते हैं कि जिस शिखर पे आज मैं पहुँचा हूँ तो जो मेरे से छोटे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी उतनी ही ऊंचाई पर मैं लेके जाऊँ। मतलब उनके व्यक्तित्व में आपने जो भी अंतर महसूस किया वो सारा का सारा पॉजिटिव एटीट्यूड था जो उनका, जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा बना हुआ है और उनकी सक्सेस का कारण बना हुआ है। आप बिल्कुल ठीक बोलते हैं। ज़िंदगी के इस भागम भाग में क्या रहती है आपकी दिनचर्या? देखिए, दिनचर्या की शुरुआत सबसे पहले मैं उठती हूँ, मैं एटलीस्ट 1 आवर पहले मैं उठ जाती हूँ। मैं अपना जो डेली रूटीन वर्क है, नहाना कर सब कुछ मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इनको उठाती हूँ, ये ऑलमोस्ट 6:30 के अराउंड उठ जाते हैं, और उसके बाद ये अपना फ्रेश वगैरह होके और हम लोग दोनों टी ले लेते हैं साथ में, और साथ में न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ सुन लेते हैं, और फिर ये अपना बात वगैरह करके और पूजा हम दोनों, आरती जो भगवान की हम करते हैं हम दोनों साथ मिलके करते हैं। उसके बाद हम हमारे पापा जी हैं उनकी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, और फिर हम दोनों ब्रेकफास्ट साथ में लेते हैं, और ब्रेकफास्ट में हमेशा फ्रूट्स ही पसंद करते हैं, और फ्रूट्स लेके ये अपने टोक्यो यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो जाते हैं। उसकी हाफ एन आवर्स में मैं अपना किचन का सारा वर्क करके, और मैं भी अपने साइतम यूनिवर्सिटी जो मैं साइकिल से जाती हूँ जनरली, तो उससे मैं चली जाती हूँ और ये बाइक कार जाते हैं, क्योंकि टोक्यो यूनिवर्सिटी जो हमारे घर से है वो 1 आवर्स। तो लंच वगैरह आप प्रिपेयर करके देते हैं? लंच भी घर पे बनाती हूँ, और क्योंकि इनको जापानीज़ फूड वगैरह पसंद नहीं है, बाहर खाना पसंद नहीं है, तो मैं घर पे ही लंच तैयार करती हूँ। मैं अपना लंच बॉक्स अपने साथ लेके जाती हूँ और इनको मैं साथ में दे देती हूँ। तो फिर हम लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं,
और उसके बाद हम लोग जनरली जो बीच में कुछ बात होती है तो हम चैटिंग के थ्रू बात कर लेते हैं, या फिर मोबाइल है हमारे पास में तो उससे हम बात कर लेते हैं। कभी कोई रिसर्च की कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इनसे फ़ोन पे भी बात करके पूछ लेती हूँ। तो ऐसे इस तरह से ही हमारा आफ्टरनून और मॉर्निंग का टाइम पास हो जाता है। और इवनिंग में जनरली ये बिज़ी रहते हैं, इनकी मीटिंग्स वगैरह रहती है तो मतलब मोबाइल से इतनी बात नहीं हो पाती है। और मैं फिर जनरली मैं होम 8:30 पर रिटर्न हो जाती हूँ और उसके बाद मैं अपना डिनर वगैरह तैयार कर लेती हूँ। और ये अराउंड 10 o'clock, वहाँ से 9 o'clock स्टार्ट होते हैं और 10 o'clock पे घर पे आ जाते हैं। और फिर इनको आते ही कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। ओके। ये कुछ लेके अपना उस समय टी, फिर हम लोग टी साथ में लेते हैं, इवनिंग टी साथ में लेते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद में हम डिनर साथ में ले लेते हैं। और उस समय हम कोई टीवी प्रोग्राम भी साथ में देख लेते हैं। और उसके फ्री होने के बाद ये वापस अपने रिसर्च में जॉब में लग जाते हैं। हाँ जी। 12 आवर कंटिन्यू जॉब आवर्स बिताने के बाद में फिर जॉब। यस, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। सो उसके बाद ये अपने कंप्यूटर पर बैठ के अपना रिसर्च वर्क करते हैं और मैं अपना किचन का काम पूरा करके और थोड़ा बहुत जो मुझे अपनी स्टडी करनी होती है मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं पहले सो जाती हूँ और ये 1 o'clock और 2 कभी कभी 2 o'clock भी हो जाता है। इतनी लेट तक ये अपने कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं और उसके बाद ये सो जाते हैं। बस ये हमारा रूटीन रहता है डेली का। लेकिन सैटरडे और संडे जैसे ऑफ रहता है, लेकिन ये सैटरडे को भी हमेशा टोक्यो यूनिवर्सिटी, हमेशा तो नहीं, कभी कभी टोक्यो यूनिवर्सिटी जाते हैं। और लेकिन उस समय इवनिंग में आ जाते हैं, यानी 6 और 7 o'clock को वापस रिटर्न हो जाते हैं। और संडे को ये मुझे पूरा टाइम देते हैं। संडे को जैसे हम पूरे वीकडे की शॉपिंग करते हैं और कभी कभी बाहर घूमने भी जाते हैं। तो ये हमारा आउटिंग के लिए जाता है। कौन सा सॉन्ग आप डिवोट करना चाहेंगे अपने पति को? देखिए, एक सॉन्ग है जो मुझे बहुत ही पसंद है और जिसे मैं अपने दिल के भी बहुत नज़दीक समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि जो मैं सोचती हूँ वैसे ये मुझे नज़र आते हैं। तो इस सॉन्ग के ज़रिए मैं कुछ फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। ये सॉन्ग है आँखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर बहुत नज़र आए, बड़ी दूर नज़र आए। आँखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, आँखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मुस्काए, अखियों के झरोखों से। शिखर पर पहुंचे हुए मिस्टर मनीष बियानी की कहानी। कहते हैं जज्बा अगर कायम रहे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी के साथ मैं आशा जैन आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ में।